India's bad boy billionaire Vijay Mallya, who had become the poster boy for India's bank defaults after he left India in 2016, he has spoken for 4 whole hours, proclaiming that he is not a chore. विजय माल्या एक बार फिर न्यूज़ में थे, लेकिन इस बार किसी मीम या ट्वीट की वजह से नहीं, बल्कि कुछ दिनों पहले एक पॉडकास्ट आया जिसमें माल्या साहब ने कहा मुझे गलत समझा गया। जो सच है वो कभी दुनिया के सामने आया ही नहीं। कुछ लोग बोले देखो कितनी हिम्मत है, लेकिन कुछ ने कहा कोई इतना झूठ कैसे बोल सकता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम समझेंगे ये पूरी क्रोनोलॉजी कि कैसे विजय माल्या एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन से इस पूरी कंट्रोवर्सी के सेंटर में आ गए और कैसे ये पूरा सिस्टम धीरे धीरे इसका हिस्सा बनता चला गया। और हम शेयर करेंगे सिर्फ क्लियर फैक्ट्स, इंसिडेंट्स और थोड़ा बैकग्राउंड, ताकि आप लोग अपना डिसीजन खुद ले सको। विजय माल्या बिजनेस वर्ल्ड में कोई छोटा मोटा नाम नहीं था। उन्होंने अपने पूरे एम्पायर का फाउंडेशन ले किया था थ्रू यूनाइटेड ब्रूरीज ग्रुप, जिसका सबसे बड़ा स्टार प्रोडक्ट था किंगफिशर बियर। आज भी अगर इंडिया में बियर की बात होती है तो सबसे पहले कहीं ना कहीं किंगफिशर का ही नाम आता है। इन 1970s विट्ठल माल्या, विजय माल्या जी के फादर, उन्होंने यूबी ग्रुप को ग्रो किया और 1980s के एंड तक आते आते विजय माल्या ऑफिशियली इस ग्रुप के चेयरमैन बन गए थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ फैमिली बिजनेस ही नहीं संभाला, बल्कि उसको पूरी तरह से रीब्रांड कर दिया। किंगफिशर जो एक सिंपल बियर ब्रांड था, उसको ग्लैमर का एक सिंबल बना दिया। कैलेंडर गर्ल्स, बीच फोटोशूट्स, लग्जरी यॉट्स, प्राइवेट पार्टीज। माल्या ने किंगफिशर के थ्रू एक ऐसा इमेज क्रिएट किया जिसमें बिजनेस और लाइफस्टाइल दोनों बिल्कुल परफेक्टली मिक्स हो गए। यूबी ग्रुप एक मैसिव एम्पायर बन चुका था। अल्कोहल के अलावा माल्या ने रियल एस्टेट, लिकर, फर्टिलाइजर्स, इंजीनियरिंग, इवन फार्मा तक अपना बिजनेस स्प्रेड कर दिया था। 1990s के दौरान विजय माल्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक फेमिलियर नाम बन गए थे। 2005 में जब किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च हुई, तब माल्या ने उसको बिल्कुल भी एक नॉर्मल एयरलाइंस की तरह मार्केट नहीं करा, बल्कि उसके एड्स, ब्रांडिंग्स, एयर होस्टेस यूनिफॉर्म्स, सब चीजें बस एक क्लियर मैसेज दे रही थी दैट किंगफिशर एयरलाइंस इज अ लग्जरी लाइफस्टाइल एंड नॉट अ ट्रांसपोर्ट। और जब 2008 के आसपास IPL आया, तब विजय माल्या ने RCB रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर खरीद के ये साबित कर दिया दैट ही इज नॉट जस्ट अ बिजनेसमैन बट अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्डर। उनके लिए RCB सिर्फ एक टीम नहीं, बल्कि उनके बिजनेस का एक्सटेंशन बन चुकी थी। हर जगह लोगो, एड्स, पार्टीज, सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम दिख रहा था और वो था किंगफिशर। और इन सब का फायदा भी दिख रहा था। 2012-13 तक यूनाइटेड ब्रूरीज ने 100 मिलियन केसेस ऑफ स्ट्रॉन्ग बियर बेचे, जिसमें से 80 मिलियन तो सिर्फ किंगफिशर स्ट्रॉन्ग के थे। और ये स्केल इंडिया के लिए अनसीन था। बैंगलोर के पेंट हाउसेस, लंदन के मैंशंस, कैन्स फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट्स। विजय माल्या एक बिजनेसमैन से एक सेलिब्रिटी बन चुके थे और ये सेलिब्रिटी स्टेटस उनकी क्रेडिबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग कर गया। और जब आप इतनी पावरफुल इमेज बना लेते हो तो बैंक्स और इन्वेस्टर्स आपको एक अलग नज़र से देखते हैं। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसमें सक्सेस के साथ सिस्टम के क्रैक्स भी छुपने लगते हैं। विजय माल्या का बिजनेस एम्पायर जब पीक पर था, तब उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गैम्बल एविएशन से लिया था। पर अगले कुछ ही सालों में यही डिसीजन उनके डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण बन गया। 2008 के आसपास जब मिडिल ईस्ट में पॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रहे थे और क्रूड ऑयल की सप्लाई चेन पे प्रेशर आने लगा, तब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस अपने ऑल टाइम हाई पे थे और एविएशन के लिए फ्यूल कॉस्ट ही सबसे बड़ा खर्चा होता है। पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही थी और इंडिया में भी हाल कुछ अलग नहीं था। ऊपर से उसी टाइम माल्या ने एयर डेक्कन को एक्वायर करने का डिसीजन लिया। एयर डेक्कन एक लो कॉस्ट कैरियर थी जिसका फाइनेंशियल कंडीशन ऑलरेडी वीक था। माल्या ने सोचा कि डोमेस्टिक मार्केट में शेयर बढ़ेगा, लेकिन रियलिटी में उनकी अपनी कंपनी के लॉसेस बढ़ गए। किंगफिशर एयरलाइंस के ऑपरेशंस स्केल तो हुए, लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिट्स उतने नहीं बढ़े। एक तरफ प्रीमियम एयरलाइंस चल रही थी और दूसरी तरफ लो कॉस्ट ऑपरेशंस को संभालना पड़ रहा था। 2010 के बाद तो सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ गई। इंडियन एविएशन में कंपटीशन से इंटेंस हो चुके थे, फ्यूल कॉस्ट कंट्रोल में नहीं थी और दूसरी तरफ एयरलाइंस के ऑपरेटिंग लॉसेस लगातार बढ़े जा रहे थे। 2011 तक कंपनी सैलरी पेमेंट्स डिले करने लगी, वेंडर्स को ड्यूज क्लियर नहीं हो रहे थे, फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी। एयरपोर्ट्स और फ्यूल कंपनीज ने किंगफिशर को क्रेडिट पे सर्विसेज देना भी बंद कर दिया था। पब्लिक के सामने इमेज इतनी ग्लैमरस, लेकिन अंदर से फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कोलैप्स कर चुका था। 2012 के एंड तक किंगफिशर एयरलाइंस वाज ऑफिशियली ग्राउंडेड।
कंपनी के एम्प्लॉइज स्ट्रीट पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और मीडिया रिपोर्ट्स ओपनली दिखाने लगे कि कंपनी के ऊपर 9,000 करोड़ का डेट है और रीपेमेंट की कोई क्लैरिटी नहीं। सोशल मीडिया मीम्स बने, बैंक से लेके इंडिविजुअल्स तक हर किसी ने अपने ओपिनियंस मीम्स के थ्रू शेयर करे। और इसी बीच माल्या के लंदन वाले मैंशन की और लग्जरी लाइफस्टाइल की फोटोज भी वायरल हो गई और ये कॉन्ट्रास्ट कारण बना पब्लिक आउटरीच का। बैंक्स के लोन्स अटक गए, एम्प्लॉइज की सैलरी चली गई और एक सक्सेसफुल ब्रांड का कोलैप्स पूरी दुनिया के सामने आ गया। अगर आप भी किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस या लोन रिकवरी के फेज से गुजर रहे हैं और उससे बाहर आने के लिए एक लीगल सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो आज ही एक्सपर्ट पैनल के एक्सपर्ट से कनेक्ट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फिल आउट द फॉर्म नाउ। 2014 के बाद किंगफिशर एयरलाइंस ऑफिशियली बंद हो गई और फुल ब्लोन लोन डिफॉल्ट्स होने लगे और तब माल्या के लिए लीगल चैलेंजेस बढ़ने लगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2015 में विजय माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर किया। चार्जेस ये थे कि किंगफिशर एयरलाइंस के लिए लिया गया लोन का पैसा ओवरसीज कंपनीज के थ्रू डाइवर्ट किया गया। 2016 में जैसे ही इंडियन अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन इंटेंस की, विजय माल्या क्वाइटली यूके चले गए। टेक्निकली वो तब तक वांटेड नहीं थे, लेकिन फिर भी टाइमिंग पे सवाल उठाया गया। उसके बाद लीगल एक्शन सिस्टमैटिकली बिल्ड होता गया। 2018 में उनको इंडियन कोर्ट्स ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया। ये इंडिया के नए लॉ के तहत पहला बड़ा एक्शन था। उसी साल इंडियन बैंक्स ने यूके कोर्ट्स में बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग स्टार्ट की, लगभग 14,000 करोड़ के अनपेड लोन्स रिकवर करने के लिए। ये केस काफी टाइम तक चलता रहा एंड फाइनली अप्रैल 2025 में यूके कोर्ट ने उनका बैंक्रप्सी अपील रिजेक्ट कर दिया। इसी बीच हर्ष गोयनका जैसे लीडर्स ने बोला कि लगभग 14,000 करोड़ रिकवर हो चुका है, लेकिन फिर भी माल्या को दुनिया के सामने विलेन बनाया गया। ये स्टेटमेंट भी वायरल हो गया। कुछ लोगों ने सपोर्ट किया और कुछ लोगों ने सवाल उठाए। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक्स्ट्राडिशन कॉम्प्लिकेटेड है। यूके कोर्ट्स के हिसाब से अगर इंडिया फेयर ट्रायल का कंप्लीट अश्योरेंस नहीं देता तो एक्स्ट्राडिशन डिले होती रहेगी, क्योंकि माल्या की लीगल टीम का आर्ग्यूमेंट था कि उनको पॉलिटिकली टारगेट किया गया है और इसलिए इंडिया में ट्रायल इम्पार्शियल नहीं होगा। और इसी सब के बीच विजय माल्या कंफर्टेबली लंदन में है। कोर्ट्स के डिसीजन आते जाते रहते हैं, लेकिन आज तक कभी भी उन्हें फिजिकली इंडिया वापस नहीं लाया गया। सिर्फ एक महीने पहले जून 2025 में विजय माल्या ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने फाइनली अपना वर्जन पब्लिक के सामने रखा। राज शमानी के साथ बैठ के माल्या ने साफ साफ बोला, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, बैंक्स को पैसा वापस मिल चुका है और जो भी कंट्रोवर्सी है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स इंस्पायर्ड है। इस पॉडकास्ट के कुछ पार्ट्स वायरल भी हुए। उन्होंने कहा कि मेरी इमेज को डेलिबरेटली बदनाम किया गया है, कि पूरा सच कभी दुनिया के सामने आया ही नहीं। पॉडकास्ट के बाद सोशल मीडिया पे मिक्स्ड रिएक्शंस आए। कुछ लोगों ने कहा कि एक बार फेयर ट्रायल हो ताकि सब क्लियर हो जाए, और कुछ लोगों ने कहा कि इतना बड़ा लोन डिफॉल्ट और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। इस इंटरव्यू के एक पार्ट में विजय माल्या ने यह भी कहा कि अगर इंडिया मुझे फेयर ट्रायल की गारंटी दे तो मैं वापस आने को रेडी हूं। लेकिन अब तक कोई भी कॉन्क्रीट डेवलपमेंट नहीं हुआ। पॉडकास्ट वायरल जरूर हुआ, लेकिन लीगल फैक्ट्स या सिस्टम की ग्राउंड रियलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बस एक बार फिर से पब्लिक में पुरानी डिबेट वापस आ गई। और हाँ, पॉडकास्ट के दौरान उनकी 40 लाख की वॉच भी वायरल हो गई। इंटरनेट पे लोगों ने कहा कि वॉच देखकर लगता है उन पे लोन की टेंशन है ही नहीं। विजय माल्या की कहानी सिर्फ एक इंसान की गलती या फेल्ड बिजनेस स्टोरी नहीं है, ये कहानी सिस्टम की भी है। 9,000 करोड़ का लोन एक दिन में कभी अप्रूव नहीं होता। सालों तक बैंक्स ने पेपर वर्क देखा, रेगुलेटर्स ने देखा, लेकिन फिर भी सब कुछ स्मूथ चलता रहा। और जब सब कुछ कोलैप्स हुआ तो सबको एकदम से याद आया कि सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मिसिंग थी। बिगर लेसन विजय माल्या पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कैसे बैंकिंग सिस्टम के लूप होल्स एक्सप्लॉइट होते हैं। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं। पर हाँ, विजय माल्या के टाइम पे IBC भी नहीं था। In 2016, IBC was passed, and now India should see fewer such cases, as creditors will drag companies to bankruptcy proceedings faster, and issues will be also resolved faster. आम आदमी के लिए भी लेसन बिल्कुल क्लियर है। डेट लेना, इन्वेस्टमेंट करना, बिजनेस ग्रो करना, ये सब लीगली सिस्टम के अंदर रहकर करना पॉसिबल है। लेकिन सिस्टम के बाहर जाओगे या फिर इन्फ्लुएंस पे चलोगे तो कभी ना कभी सिस्टम कैचअप करता ही है। एक्सपर्ट पैनल भी लोगों को ऐसे ही लीगल क्लैरिटी देता है ताकि कोई भी अननोइंगली डेट ट्रैप में ना फंसे। अगर आप ऑलरेडी किसी डेट ट्रैप में हो ड्यू टू पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड ड्यूज, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट से कनेक्ट करिए।
तो आज हमने ये देखा कि विजय माल्या की स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। स्कैमस्टर या बिजनेसमैन, पर्सनल ग्रीड या सिस्टम फॉल्ट, हर एंगल में कुछ ना कुछ ग्रे एरिया जरूर है। लेकिन एक चीज क्लियर है, जब नाम, पावर और सिस्टम के लूप होल्स मिक्स होते हैं तब एंड रिजल्ट हमेशा मैसी होता है। आपको क्या लगता है, विजय माल्या के केस में सबसे बड़ी गलती किसकी थी? बैंक्स की, विजय माल्या की, या फिर पूरे सिस्टम की? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आप या आपके कोई जानने पहचानने वाला डेट ट्रैप में है और उससे निकलना चाहते हैं तो एक्सपर्ट पैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आज ही हमसे कनेक्ट करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।